हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, जो कि है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। प्रीवियसली चैनल पर जो वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं, जहां पर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है और हमने हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ा, पियाजे के बारे में पढ़ा और जो वाइगोत्स्की हैं उनकी थ्योरी हमने पढ़ी, उनसे रिलेटेड PYQs भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। जो सारी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कोलबर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोलबर्ग का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि नैतिकता क्या होती है, नैतिक विकास क्या होता है, मॉरल डिलेमा क्या है, नैतिक द्वंद्व क्या होता है, मॉरल रीजनिंग क्या होती है। देन जो कोलबर्ग ने एक स्टोरी जो बताई थी, जिसके थ्रू उन्होंने जो फिर उसके बाद स्तर और अवस्थाएं दी थी उसको देखेंगे। हाइंस की जो डिलेमा है उसको देखेंगे। देन उसके बाद हमारा है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी थी कोलबर्ग के सिद्धांत की, उनको हम देखेंगे और फिर हम PYQs जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय जो है वो देख लेते हैं। तो जो कोलबर्ग थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1987 में हो गई थी। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के चरण दिए थे। पहले ये जो शिकागो यूनिवर्सिटी है उसमें जो साइकोलॉजी विभाग है वहाँ पर ये कार्यरत थे। देन उसके बाद हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने शिक्षा के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर के रूप में जो है वो क्या किया, कार्य किया। इन्होंने 1970 में थ्योरी ऑफ अ मॉरल डेवलपमेंट जो है वो दी। यह सिद्धांत जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो दी थी, बट लेकिन उन्होंने उस पर फिर ज़्यादा काम जो है वो नहीं किया। फिर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उनका था उसमें वो चले गए थे। उन्होंने उनकी जो फेमस है थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो हमने पढ़ी है, जो हमसे सीटेट में पूछी भी जाती है, और उसी में उन्होंने स्टेजेस जो है वो दी थी। अब यहाँ पर क्या है कि जो कोलबर्ग है वो उनसे प्रेरित हुए थे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को बनाने के लिए। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये थ्योरी दी थी। सबसे पहले हम कुछ जनरल टर्म्स को समझने वाले हैं जो कि इस जो थ्योरी है इसमें यूज़ हुए हैं। जैसे कि नैतिकता, मोरालिटी होता क्या है, तो सही और गलत की पहचान करना और उसका निर्णय लेना, वही हमारी क्या है, नैतिकता रहती है। अब नैतिक विकास क्या होता है, जो बॉरेन है उनके अनुसार जो नैतिक विकास होता है वो हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है और सही और गलत होने की समझ जो है एक डेवलप हो जाती है। जो सोचने की क्षमता जो है जब हमारे अंदर आ जाती है और हमारे व्यवहार में उसी के अनुसार क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं, वही हमारा क्या है, नैतिक विकास जो है वो होता है। और उम्र के साथ हमारा नैतिक जो विकास है वो क्या है, बढ़ता है। अब मॉरल डिलेमा क्या होता है, नैतिक दुविधा क्या होती है। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम किस में रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं, हम दुविधा में रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बट कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें सही होती हैं लेकिन हमें गलत जो काम है उसको चूज़ करना पड़ता है। कई लोगों को फंस जाते हैं हम ऐसी दुविधा में, तो उसी को मॉरल डिलेमा कहा जाता है। जब हम द्वंद्व में होते हैं, दुविधा में होते हैं कि क्या हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कौन सा काम हम चूज़ करें, उसी में हम क्या रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं। तो वही हमारा मॉरल डिलेमा जो है वो रहेगा, द्वंद्व रहेगा। अब मॉरल रीजनिंग क्या है, अब जब भी हम किसी डिलेमा में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, नैतिक तर्क जो है अपने आप को देते हैं सही और गलत के बारे में। जब तक हम नैतिक जो तर्क हैं वो नहीं देंगे तो हम डिसीजन कैसे लेंगे कि क्या हमें कोई कार्य जो है वो गलत है, लेकिन अगर हमें नीड है किसी चीज़ की तो हम उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कौन बताएगा, वो हमें बताएगा हमारी जो मॉरल रीजनिंग है, जो हमारे नैतिक तर्कणा है, उसी के थ्रू हम जान सकते हैं कि हम कोई कार्य जो है वो करेंगे या नहीं करेंगे, उसके कारण और उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। अगर हमने किया तो क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर नहीं किया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, हमारा नैतिक तर्कणा जो है वो कही जाती है। अब यहाँ पर दुविधा और द्वंद्व जो होता है, जिसमें क्या होता है,
बालक जो है वो किस में रहता है, नैतिक बच्चा या कोई भी मनुष्य जो है वो नैतिक असमंजस में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। और फिर नैतिक तर्क देकर क्या लिया जाता है, डिसीजन जो है वो लिया जाता है। जैसा जैसा हमारा क्या होगा, नैतिक विकास हुआ होगा, उसी के आधार पर हम क्या लेंगे, डिसीजन जो है वो अपने लेंगे। तो इसी में क्या होता है, हमारा चिंतन जो है वो डेवलप होता है। जैसा भी हमारा चिंतन होगा उसी के अनुसार जो है हम क्या लेंगे, डिसीजंस जो हैं वो लेंगे। तो इसी को देखते हुए जो कोलबर्ग हैं, इन्होंने क्या किया था, नैतिक दुविधा से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ जो हैं इन्होंने तैयार की थी और अलग अलग उम्र के जो लोग थे उनको उन्होंने दिया और उनसे क्या डिलेमा के से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे, मोरालिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए थे। उसी में से एक जो स्टोरी है वो हाइंस डिलेमा है। हाइंस जो है एक व्यक्ति होता है, उसकी डिलेमा के बारे में उन्होंने जो है वो बताया था। उन्होंने स्टोरी बताई लोगों को, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस को पूछा गया। अब यहाँ पर होता क्या है, जो हाइंस होता है ये एक व्यक्ति है जिसकी जो वाइफ है वो क्या हो जाती है, बीमार हो जाती हैं और उन्हें कैंसर हो जाता है उनकी वाइफ को। अब जब उन्हें कैंसर हो जाता है तो जो हाइंस होता है उनको डॉक्टर जो है वो दवाई लाने के लिए बोलते हैं, जो कि एकमात्र दवाई होती है जिससे कि उस कैंसर का इलाज जो है वो हो सकता है। और वो दवाई जो है वो उनके शहर में फार्मासिस्ट होते हैं, उन्होंने वो बनाई होती है दवाई, उन्हीं के पास वो जो मेडिसिन होती है वो अवेलेबल होती है। अब जो ये फार्मासिस्ट होते हैं, ये जो है दवाई बनाकर क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि इसने जो दवाई थी वो $200 प्रति खुराक जो है वो हर एक खुराक के लिए $200 इन्वेस्ट किया था और ये बेच रहा था उसको कितने में, $2000 में। बट जो यहाँ पर हमारे हाइंस हैं, इनके पास $1000 थे। अब जब इनके पास $1000 थे तो अब इन्होंने गए, ये फार्मासिस्ट के पास गए, इन्होंने फार्मासिस्ट से बोला कि आप मुझे अभी दवाई जो है वो दे दीजिए, बाकी पैसा मैं आपको बाद में दे दूँगा, अभी मेरे पास $1000 हैं। बट लेकिन जो ये फार्मासिस्ट थे ये नहीं माने, क्योंकि इन्होंने एक इन्वेंशन करी थी, इन्होंने खोजा था उस मेडिसिन को, पर्टिकुलरली जो कैंसर के लिए क्या होती है, इलाज जो है उसका कर देती है, तो इन्होंने नहीं दी। जब इन्होंने दवाई देने से मना कर दिया तो अब हाइंस के आगे ये डिलेमा थी कि क्या वो दवाई जो है उसको क्या करेगा, चुरा ले, या वो अपनी बीवी को ऐसे ही बिना दवाई के छोड़ दे। तो ये जो हाइंस है उनकी क्या है, डिलेमा जो है वो रहती है। अब यहाँ पर जो कोलबर्ग है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट जो इनकी स्टोरी है इससे इन्होंने अलग अलग जो क्वेश्चन है वो फॉर्म किए और लोगों को प्रोवाइड कराए। यहाँ पर तीन सीन रहेंगे, जहाँ पर कि पहले सीन में जो हाइंस है उनकी वाइफ को क्या है, कैंसर है और इलाज का खर्चा जो है उनके पास नहीं है, तो अब वो क्या करे, दवाई को चुरा ले या नहीं चुराए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए गए। अब यहाँ पर डिलेमा क्या है, मानव जीवन को बचाने के लिए नैतिक कार्य करना है। नैतिक कार्य क्या है कि हमें किसी के जीवन को बचाना है, और अनैतिक कार्य क्या हो जाएगा, चोरी करना है। तो क्या वो चूज़ करेगा, मोरालिटी और जो अनैतिक कार्य है चोरी करना, वो दोनों में से क्या चूज़ करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनसे पूछे गए। अब यहाँ पर सीन दूसरा क्या है कि हाइंस चोरी कर लेता है। अब क्योंकि उसे अपनी वाइफ को बचाना है तो वो चोरी कर लेता है, और जो होता है उसको जो ब्राउन ऑफिसर होता है वो उसे पकड़ लेता है, बट लेकिन वो उसका दोस्त भी होता है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो अब जो ब्राउन है उसको रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक डिलेमा है ब्राउन के लिए, क्योंकि जो ब्राउन है वो उसका क्या है, दोस्त है। अब दोस्त के प्रति भी उत्तरदायित्व है उसका, और जो उसका व्यवसाय है, जो उसका प्रोफेशन है, उसके प्रति भी क्या है, उसका उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर भी दो तरीके की करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की उसके पास क्या है, डिलेमा है यहाँ पर ब्राउन के सामने। अब जो ब्राउन है वो क्या करता है, रिपोर्ट कर देता है, उसने रिपोर्ट कर दी और हाइंस को गिरफ्तार कर दिया। तो अब यहाँ पर जो डिलेमा यहाँ पर होती है वो ये है कि जो न्याय उसके लिए दिया जाएगा, किस चीज़ को ध्यान में रखकर दिया जाएगा, कि जो उसने काम किया वो गलत किया या उसका जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था, क्योंकि उसको अपनी जो वाइफ है उसकी जान जो है वो बचानी थी, उसको बचाना था, कैंसर से वो पीड़ित है, तो उसका इलाज उसको कराना था हाइंस को। तो उसकी सज़ा जो है वो किस आधार पर दी जाएगी, ये क्या है, एक अलग तरह की डिलेमा है।
तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए और लोगों को बांटे, और फिर उसके बाद उन्होंने विश्लेषण करके उनका एनालिसिस करने के बाद उन्होंने जो है वो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए, जिसमें कि उन्होंने 3 स्तर दिए और 6 अवस्थाएं दी, 6 स्टेजेस जो है वो प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला, ये जो होते हैं इनके लेवल्स होते हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, 3 लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस जो हैं इनके अंदर रहती हैं। ये हमारे 3 लेवल हो गए और ये हमारे स्टेजेस है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इनिशियली इन्होंने 5 ही जो स्टेजेस हैं वो प्रोवाइड कराई थी, देन उसके बाद इन्होंने जो 6th स्टेज है वो बाद में इसमें ऐड करा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहली जो हमारी लेवल होता है वो हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल है। तो हम इसे याद रखेंगे PCP से, जहाँ पर कि हमारा प्री, सबसे पहला जो काम हमारा होता है वो प्री ही होता है। प्री मतलब पूर्व में हो जाना, पहले करना किसी काम को। तो हिंदी में अगर हम देखें तो पूर्व परंपरागत स्तर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पूर्व लिखा है, तो ये पहली अवस्था हो जाएगी। तो प्री कन्वेंशनल हो गया, फिर हमारा कन्वेंशनल हो गया और फिर पोस्ट कन्वेंशनल हो जाता है। अब यहाँ पर इनके भी पार्ट्स होते हैं, तो हम इन्हें याद कर सकते हैं। प्री कन्वेंशनल में होता है P और I, PI। P से हमारा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञाकारिता, और I से हमारा होता है इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन। यहाँ पर क्या रहता है, पर्टिकुलरली एक्सचेंज जो है वो बच्चे का रहता है कि आदान प्रदान जो है यहाँ पर होता है। इसको इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। तो PI से हम इसे याद करेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन, और दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस ओरिएंटेशन। तो ये PI जो है वो हमारी पहले लेवल की 2 स्टेजेस हो गई। फिर हमारे होती है GI, GL, G और L। G से हमारा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन हो जाता है, जिसमें कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी आ जाता है। तो ये तो हम गुड से समझ जाएंगे इसको कि ये हमारी 3rd स्टेज है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, L आ जाएगा, GL यहाँ पर आ जाएगा, PIGL, PIGL। फिर उसके बाद हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा SU, PIGL, SU से हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये हमारा हो गया PIG, पिग, LSU। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एज होती है वो क्या होती है। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो 3 से लेकर 7 ईयर्स तक रहती है, और यहाँ पर हमारी जो इसका जो मॉरल रीजनिंग का बेस होता है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है। कन्वेंशनल लेवल जो होता है यहाँ पर 8 से लेकर 13 साल की एज जो है वो रहेगी बच्चे की। फिर हमारी एडल्टहुड जो है वो रहती है यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाती है, जिसमें कि बड़े बच्चे आ जाएंगे और एडल्ट्स जो है वो आ जाएंगे। तो मॉरल रीजनिंग का जो बेस होता है यहाँ पर पर्सनल एथिक्स जो है वो हो जाते हैं पोस्ट कन्वेंशनल में, और कन्वेंशनल जो होता है यहाँ पर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, समाज में जो फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं कन्वेंशनल के अंदर। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो पूर्व प्री कन्वेंशनल जो लेवल है हमारा, ऑपरेशनल तो पियाजे का है, प्री कन्वेंशनल लेवल जिसके की 2 स्टेजेस होती हैं, P और I, PI। इसमें जो बच्चा है वो कैसा रहता है, इंडिविजुअलिस्टिक रहता है। इसीलिए जो पहली स्टेज है उसमें इंडिविजुअलाइजेशन की बात हुई है। अपने आप पे ही उसको क्या रहता है, अपने आप में ही वो रहता है, और वो कैसा रहता है, ईगोसेंट्रिक होता है। समाज की परंपराओं का समावेश उसमें कम होता है, इस चीज़ का उसमें अभाव होता है। तो हम इसकी पहले स्टेज देखते हैं जो कि होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब क्या रहता है, जो बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या रहता है, आज्ञा का पालन उनसे कराना हमें है। नहीं तो अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उन्हें क्या देंगे,
दंड देंगे, इस तरीके की बात जो है इसमें कही जाती है कि पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए वो बात जो है वो मानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फिर दूसरी जो स्टेज होती है, यहाँ पर क्या रहता है, दूसरी स्टेज के अंदर यहाँ पर होता है कि एक्सचेंज जो है वो चलता है, आदान प्रदान, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला जो वो है यहाँ पर रहता है। बेस जो है यहाँ पर रहेगा कि आदान प्रदान, अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं आपके लिए काम जो है वो कर दूँगा। तो इसी तरीके की जो एज है इसको कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसको इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। दूसरी स्टेज हमारी हो गई, इसमें बच्चा जो है वो अपना फ़ायदा देखता है। अब अगर हम उन्हें कहें कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो हम आपको जो है वो कुछ अच्छा जो उनको पसंद है मैगी खिला देंगे या उनको चॉकलेट्स ले आएंगे उनके लिए, तो एक जो एक्सचेंज वाला ऑफ़र होता है वो यहाँ पर चलता होता है। अब इसी को इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जहाँ पर क्या होता है, रिवॉर्ड्स जो है वो बच्चा लेता है और अपनी पर्सनल नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई जो है वो कर लेता है। अब कन्वेंशनल लेवल जो होता है परंपरागत और रूढ़िगत, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारी सोसाइटी होती है, समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमसे एक बच्चे से भी क्या है, समाज के एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो सामाजिक जो मूल्य हैं, मानक हैं, जो एक हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या करें, उसको फॉलो करें। तो अगर वही नैतिक परंपराओं को वो मान रहा है तो वो क्या हो जाती है, उसकी कन्वेंशनल लेवल जो है ये हमारा हो जाता है, जहाँ पर जिसका जो बेस है वो एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है वो रहता है इसका बेस। खुद से वो कोई भी चीज़ नहीं चुनता है, सोशल जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, समाज में जो भी वो इंटरेक्शन कर रहा है, रिलेशन बना रहा है अपने पेरेंट्स के साथ या सोशल सिस्टम में वो रहता है, उन्हीं की बातों को वो क्या करता है, मानता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्या बोला जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल समाज में जो भी ऑर्डर्स हैं हमारे, उसको यहाँ पर बच्चा जो है वो क्या करता है, मानता है कन्वेंशनल लेवल में। अगर हम पूरे कन्वेंशनल लेवल की बात करें तब। अब हम यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल, क्योंकि इसकी भी 2 स्टेजेस होती हैं, जहाँ पर कि हमने इसको किससे याद किया था, जी और एल से। जी में हमारा गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन हो जाता है, हम बच्चे को शाबाशी देते हैं अगर वो हम जैसा उनसे कह रहे हैं, हम जैसा उनसे चाह रहे हैं वैसा काम अगर बच्चा करता है तो हम उसे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है हम उनका करा देते हैं। देन उसके बाद गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इंटरपर्सनल क्या होता है, जब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, बात करते हैं या इंटरेक्शन जो है वो करते हैं, तो उसी को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो क्योंकि समाज की यहाँ पर बात हो रही है, समाज में जो भी मानक हैं, मूल्य हैं, उनको बच्चे को फॉलो करना है, तो इसीलिए गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है यहाँ पर रहेगा। अपने जो निकट संबंधी हैं उन्हीं के तर्कों को वो क्या करते हैं, मान लेते हैं, और एक अच्छा बच्चा और जो अच्छी बच्ची बनने का जो एक उनके अंदर रहता है वो इस एज में रहेगा, गुड पर्सन, अच्छे इंसान बनने का। अब यहाँ पर हो जाता है लॉ एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस और मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर लॉ और सोशल ऑर्डर की बात आ जाती है, जहाँ पर भी रूल्स एंड लॉज को मानना होगा, नियम और कानून जहाँ पर हमें देखेंगे वो हमारी 4th स्टेज हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, जी एल। पहली स्टेज जो थी, पहली जो लेवल था उसमें था PI, फिर GL हो गया हमारा, L से हमारा लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ पर मॉरल डिसीजन जो होते हैं इनका आधार ही क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर होते हैं। जो भी रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो जो है वो करते हैं बच्चे। प्री कन्वेंशनल लेवल हो जाता है जो कि उत्तर परंपरागत स्तर रहता है, जहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति जो है वो न्याय संगत होता है और सिद्धांतों पर आधारित चिंतन जो है वो अमूर्त चिंतन भी यहाँ पर होने लगता है कि समाज में क्या है, क्या सारे ही जो मूल नियम जो समाज ने बनाए हैं क्या वो सारे ही सही हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे जो नियम होते हैं उन पर बच्चा सवाल उठाता है। अब धीरे धीरे उसकी जो समझ है वो डेवलप होने लगती है व्यक्ति की, तो समाज में बदलाव की जो बात है वो करता है यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर। यहाँ पर वो खुद के विचार जो है उनको डेवलप करते हैं। इमेंसिपेटरी जो थिंकिंग होती है, जहाँ पर कि हम खुद के विचार डेवलप करते हैं, वो यहाँ पर आने लगती है। अब यहाँ पर होता है इसकी 5th स्टेज और 6th स्टेज हम देखेंगे, जहाँ पर कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, SU से हमने इसे याद किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और U से यूनिवर्सल
प्रिंसिपल वो भी हम देखेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन, यहाँ पर क्या है, समाज के जो भी कॉन्ट्रैक्ट, समाज के जो भी अनुबंधन हैं उसके प्रति व्यक्ति क्या हो जाता है, थोड़ा सा अवेयर हो जाता है। स्वतंत्रता, जीवन और शिक्षा की जो है वो बात करने लगते हैं यहाँ पर कि मौलिक जो अधिकार हैं, क्या सभी लोग स्वतंत्र हैं? वैसे तो है ही, बट अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखें तो क्या सभी लोग स्वतंत्र हैं? चाहे वो महिलाएं हों या कई तरह के पुरुष भी हैं जो किसी न किसी काम में फंसे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से उनको बांध के रखा हुआ गया है। तो उनके लिए आवाज़ उठाना, स्वतंत्रता की बात करना और शिक्षा की बात करना कि सभी जो शिक्षा है वो सभी का क्या है, अधिकार है। तो रूढ़िवादी जो अमाननीय है, जो अमानवीय चीज़ें हैं उनको क्या करना, नकारना और उनमें बदलाव की कोशिश जो है वो करना, वो यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनको, उनके खिलाफ देखना कि क्या ये सही भी है या नहीं है, उनमें इम्प्रूव करने की जो कोशिश है वो करना। जो लास्ट हमारी स्टेज होती है जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन रहता है, सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता, ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, रिफॉर्म की, जहाँ भी हमें दिख जाएगा रिफॉर्म्स करना, मतलब कि जो भी समाज में जो कि रूढ़िवादी विचार हैं उनको पूरी तरीके से बदल देना, उनको अपने बारे में परवाह किए बिना जो व्यक्ति होता है इस एज में क्या करता है, जो सब लोग हैं उनका भला सोचते हैं और उनको रिफॉर्म करते हैं, नियमों को पूरी तरीके से क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे कि सती प्रथा है जो कि बंद कर दी गई है, क्या हुआ, वो एक रिफॉर्म हुआ कि वो जो है प्रथा जो है वो अब नहीं है, वो बंद कर दी गई है। अब यहाँ पर और भी जैसे हमारे सोसाइटी में ऐसी मान्यताएं, जो पुरानी मान्यताएं हैं कि जो विधवा होती हैं उनकी शादी नहीं होगी, या कई सारी और हैं, जैसे छोटे बच्चे होते थे उनसे मजदूरी कराई जाती थी, अब वो सब क्या है, बैन है। तो उसके लिए कुछ कुछ जो लोग होते हैं, सारे ही लोग जो है वो इस तरीके के जो पर्सन है वो नहीं बन सकते, कुछ कुछ ही जो हमारी सोसाइटी है वो सबके लिए सोच पाते हैं, ऐसे लोग जो सबके लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और खुद का भला या खुद के बारे में वो बहुत कम सोचते हैं। तो वो हमारे कौन थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, भगत सिंह हो गए और स्वामी विवेकानंद हो गए। इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के लिए बहुत सारे जो काम है वो किए और रिफॉर्म्स जो हैं इन्होंने लाए हैं। तो ये हमारी हाईएस्ट स्टेज है और यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल अपने बारे में ना सोच के वो जो है सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, वो खुद के एथिक्स और प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बन जाते हैं। उनके एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं जो कि यूनिवर्सली क्या होते हैं, अप्लाई। अब हम जो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इसकी आलोचना भी जो है वो कई सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने करी थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहली जो आलोचना है वो कैरल गिलिगन ने करी थी, जो कि इन्होंने कहा था कि इनकी जो थ्योरी है वो कैसी है, जेंडर बायस्ड है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो सैंपल कलेक्ट किए थे वो जो मेल थे उनके ही किए थे, तो उसी के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो डेवलप कर दी थी। तो इसीलिए इन्होंने इसको जेंडर बायस कहा कि इन्होंने कहा कि पुरुषों की सोच पर ही पूरी तरीके से इनकी जो थ्योरी है वो आधारित है। और जो कैरल गिलिगन थी उनका कहना था कि जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर देखभाल और संबंधों पर ध्यान देती है। और कोलबर्ग ने जो कहा, उन्होंने कहा कि न्याय पर केंद्रित जो थी इनकी थ्योरी थी, तो इसीलिए जेंडर बायस जो है कैरल गिलिगन ने इसको कहा। अब दूसरा टॉपिक है कि जो थ्योरी है उसमें कल्चरल लिमिटेशन दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने जो पश्चिमी देश हैं वहीं पर आधारित, वहीं पर जो लोग हैं उन्हीं के कल्चर के आधार पर जो है थ्योरी वो दे दी। और उन्होंने कहा कि सभी कल्चरों के लिए ये क्या होगी, सभी संस्कृतियों पर ये क्या हो जाएगी, लागू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी संस्कृतियों पर लागू होना थोड़ा सा क्या है, इस थ्योरी का मुश्किल है। इसीलिए इसे सांस्कृतिक लिमिटेशन भी जो है इस थ्योरी के अंदर देखी जाती है।
अब थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो व्यवहार बनाम सोच, थिंकिंग वर्सेस बिहेवियर जो है इस थ्योरी में रहता है। कोलबर्ग ने केवल यह देखा कि लोग क्या सोचते हैं, उसने सिर्फ ये देखा कि लोगों की थिंकिंग क्या है, मोरालिटी जो है उसकी उनकी सोच क्या है मोरालिटी को लेकर, वो इन्होंने देखा था नैतिकता को लेकर। लेकिन यह नहीं देखा कि असल में जीवन में कैसा वो व्यवहार जो है वो करते हैं। उनकी जो बेस थी वो थिंकिंग पर क्या थी, बेस थी। अब यहाँ पर जो फोर्थ हमारा पॉइंट है कि इग्नोरिंग इमोशंस, भावनाओं की उपेक्षा जो है यहाँ पर की थी उन्होंने, क्योंकि नैतिक निर्णय सिर्फ तर्क से नहीं लिए जाते। कई बार हम जो निर्णय लेते हैं उसमें हम सिर्फ तर्क नहीं देखते हैं, उसमें भावनाएं होती हैं, सहानुभूति होती है और हमारा अनुभव जो है, जीवन का जो हमारा एक्सपीरियंस है, इमोशंस होते हैं और सिंपैथी जो होती है वो उसमें ऐड रहती है। तो कोलबर्ग के मॉडल में वो क्या रहता है, उसका अभाव जो है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें अनरियलिस्टिक जो सिनेरियोज़ हैं, मतलब कि जो काल्पनिक दुविधाएं हैं वो कोलबर्ग ने जो है वो दी हैं। इन्होंने जो स्टोरीज़ दी थी वो कैसी थी, काल्पनिक थी। तो उनके प्रयोग में जो हाइंस की दुविधा जैसी जो कहानियाँ हैं वो असल जीवन से क्या है, काफ़ी दूर है। इसीलिए इस थ्योरी को जो है अनरियलिस्टिक दुविधाएं जो हैं इसमें क्या है, बनाई गई हैं। इससे सिद्धांत की व्यवहारिकता पर क्या उठता है, सवाल जो है वो उठ जाता है कि सिद्धांत जो है वो कितना व्यवहारिक है कि नहीं है। तो ये हमारी 5 जो हैं वो क्या थी, इसकी आलोचनाएं थी। जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें से आलोचनाएं भी पूछी जाती है कि कोलबर्ग की थ्योरी की क्या आलोचना है। और कोलबर्ग की थ्योरी से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। किसी किसी पेपर में हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी 2 भी देखने को मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलते हैं कोलबर्ग की थ्योरी से। और जो कोलबर्ग की थ्योरी है इसमें ज़्यादातर तो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो इसके स्टेजेस से देखने को मिलेंगे, और कोलबर्ग ने का विचार कैसा था या उन्होंने क्या तर्क दिया था, ये इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और इसमें रहता है जो इसकी आलोचनाएं हैं वो क्वेश्चन रहते हैं। और अब आगे हम इससे रिलेटेड जो सीटेट में आए हुए PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे रीसेंट जो हमारे पेपर्स हुए हैं दिसंबर के या जो जुलाई में हुआ था वो वाले पेपर्स, उसी के PYQs जो है वो हम सॉल्व करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमें है, ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं ये रीसेंट पेपर जो हमारे हुए हैं जो दिसंबर में हुआ था या जो 2024 में जुलाई में पेपर हुए थे उसी में से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया कि, तो जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने क्या तर्क दिया था, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों के नैतिक विकास तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। फोर्थ वाला है, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, आपको वीडियो को पॉज करना है और चारों ऑप्शंस में से देखना है आपका आंसर जो है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जो सबसे पहला आंसर ऑप्शन है कि कंटिन्यूअस जो है मॉरल डेवलपमेंट होता है, तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा था। दूसरा ऑप्शन है कि देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा भी इन्होंने नहीं बोला। और मॉरल डेवलपमेंट अकर्स इन प्रोग्रेसिवली स्टेजेस, तो यस इन्होंने कहा था। इन्होंने स्टेजेस दिए हैं, जैसे कि हमने देखा कि 6 स्टेजेस जो हैं इन्होंने दिए मॉरल डेवलपमेंट के, और 3 लेवल्स जो हैं इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, क्रमिक चरण जो है इन्होंने दिए हैं। और लिंग भेद होता है, ऐसा कुछ जो कोलबर्ग है इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर जो कोलबर्ग है हमने देखा था कि इन्होंने 3 लेवल दिए। 3 लेवल में से सबसे पहले जो लेवल था प्री कन्वेंशनल था, कन्वेंशनल था और पोस्ट कन्वेंशनल था। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी हमें 4 जो लेवल हैं वो गिवन है, इसमें से मतलब कि 3 ही लेवल क्योंकि इन्होंने दिए, इसमें से नहीं जो है ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये वाला जो है वो नहीं होगा इनका लेवल। तो इन तीनों में से ही एक हमारा आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर लगाइए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है।
तो यहाँ पर हम देखें कि जब हमें ये चिंता हो रही है, जब बच्चे को ये चिंता हो रही है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब वो किसके बारे में सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है। तो हमने देखा था कि जो हमारा लेवल था कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर कि बच्चा जो है वो सोशल ऑर्डर, सोशल समाज में जो लॉ हैं उनको फॉलो करता है और समाज के हिसाब से चलता है, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक तरीके से चलने की कोशिश जो है वो करता है। तो वही हमारा क्या था कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में क्या है, हमारा कौन सा लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है। तो कन्वेंशनल लेवल जो है इसमें 2 स्टेजेस हैं, वो कौन सी थी हमारी, जी और एल। एक तो है कि हमें गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है और दूसरा है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइंस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो अरुणिमा जो है वो ये कहती है कि कानून जो है वो इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन वो इसको जस्टिफाई भी करती है। वो कहती है कि लेकिन उसका दवाई जो लेना वो क्या है, सही है। तो ये कौन सा जो है मॉरल डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज है, कौन सी स्टेज में वो है। सबसे पहले हमारा है कि सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत आधार और लोकतांत्रिकता, और दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या पर्पज़ और एक्सचेंज की वो बात कर रही हैं कि जब मुझे ये मिलेगा तब मैं आपको ये दूंगी, ऐसा तो अरुणिमा ने नहीं कहा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा नहीं होगा यहाँ पर। और क्या उसे दंड का डर है, अगर उसे ये होता आज्ञा माननी है और उसे दंड जो सज़ा है उसका डर होता, तो क्या वो दवाई इस बात को जस्टिफाई करती, उचित समझती? नहीं। और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि समाज के बारे में सोच रही है वो, ऐसा नहीं है। अगर समाज के बारे में सोचते तो भी जो है उसका आंसर दूसरा हो सकता था। अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि नैतिकता का विरोधाभास है और क्या है उसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है और डेमोक्रेसी जो है उसकी बात जो है यहाँ पर कही गई है। तो अरुणिमा जो है वो इस स्टेज में है जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं। नैतिकता का क्या है, इसमें विरोधाभास है और अपने अधिकार और लोकतंत्र की जो है यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। दूसरा है, कौन सा सही है हमें बताना है। तो नैतिक विकास की प्रगति में सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है, यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को दुविधा स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर को ज़रूर लगाना है। तो सबसे पहला अगर हम ऑप्शन देखें, इन्होंने कहा कि इट टेक्स अकाउंट इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर और जेंडर इन मॉरल रीजनिंग। क्या कल्चर और जेंडर जो है उसकी इन्होंने बात कही थी? इन्होंने नहीं कहा ऐसा कुछ भी। दूसरा है कि स्टेजेस में इसको डिवाइड नहीं करता, तो ये भी गलत है। स्टेजेस तो इन्होंने दी थी, इन्होंने 6 स्टेजेस दी। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्होंने यूज़ किया, बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो स्टोरीज थी उनको बच्चों को बताई और उसके आधार पर प्रश्न जो है वो प्रस्तुत किए। अब फोर्थ ऑप्शन है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जो हैं वहाँ पर बच्चों को प्रस्तुत करी थी। यस, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने दुविधात्मक जो स्थितियाँ हैं वो प्रस्तुत करी। तो बच्चों को दुविधा वाली स्थितियाँ जो हैं, डिलेमा वाली जो सिचुएशंस है वो इन्होंने प्रोवाइड कराई थी, प्रेजेंट करी थी बच्चों के सामने। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारे कुछ PYQs थे। तो आज की वीडियो में हमने कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसको समझा और उससे रिलेटेड हमने PYQ सॉल्व करी और उसकी आलोचना भी जो है हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अनदर टॉपिक हमारा सिलेबस में है उसको हम कवर करेंगे और इसी तरीके से हम अपना सिलेबस जो है उसको कवर कर लेंगे और बहुत सारे PYQs क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।